नमस्कार, जगबानी पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं रमनदीप सिंह सोडी। देश का किसान लगातार सड़कों पर है। करीब एक महीने से भी ज्यादा समय हो गया है कि किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा हुआ है। किसानों की मांग है कि 3 कृषि कानून रद्द किए जाएं, मगर सरकार का तर्क है कि ये कानून किसान के लिए फायदेमंद हैं। किसान दिल्ली के बॉर्डर पर हैं। ऐसे में दिल्ली की सरकार और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी इसके बारे में क्या सोचते हैं, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ वो दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। सभी आपको पहले तो दर्शकों नए साल की को बधाई नए हो। साल की सभी दर्शकों को भी और आपको भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद जी, नए साल में हम दाखिल हो चुके हैं। अब तो हम ये भी बोल सकते हैं कि पिछले साल से किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं। एक आंदोलन था जो आपने अन्ना जी के साथ शुरू किया। उस वक्त आपने पूंजीपतियों के खिलाफ आवाज उठाई थी। आज इतने सालों बाद फिर पंजाब से, हरियाणा से और दूसरे राज्यों से उन्हीं पूंजीपतियों के खिलाफ फिर आवाज बुलंद हुई है। कैसे देखते हैं आप इस सारे घटनाक्रम को? ये बड़े दुख की बात है रमन जी की इस टाइम जब हम अपने अपने घरों में बैठे हैं और इतनी ठंड लग रही है जी। दिल्ली के अंदर तापमान 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर पहुंच चुका है और इतनी ठंड में कड़कती ठंड में हमारे किसान सड़क पे खुले आसमान के नीचे पिछले 1 महीने से ज़्यादा समय से सो रहे हैं जी। अभी अभी थोड़ी देर पहले खबर मिली है कि गाजीपुर बॉर्डर पे एक किसान की मौत हो गई और एक किसान की मौत कल हुई थी गाजीपुर बॉर्डर पे ही। तो पर लगभग 50 से ज़्यादा किसानों की मौत हो चुकी है जी। आप अगर ये सोचें कि ये किसान, इनको कोई मज़ा नहीं आ रहा अपना घर बार छोड़ के, पूरे के पूरे परिवार, हमारी माताएं, हमारे बुजुर्ग, बहनें, भाई, बच्चे वहाँ पे इतने दिनों से बैठे हैं। वो किस लिए बैठे हैं? उनको कोई मजा नहीं आ रहा। उनके सर्वाइवल का सवाल है। 70 साल से इन किसानों ने धोखा ही धोखा बर्दाश्त किया है। हर पार्टी ने, हर सरकार ने धोखा दिया हमारे किसानों को 70 साल से। किसी पार्टी ने कहा कि हम तुम्हारे लोन माफ कर देंगे, कभी किसी ने लोन माफ नहीं किए। किसी ने कहा कि हम तुम्हारे बच्चों को नौकरी देंगे, किसी ने नौकरी नहीं दी। आज इन किसानों के पास एक खेती बची है। अब सरकार इनकी खेती छीन के बड़े बड़े कॉरपोरेट पूंजीपतियों को देना चाहती है। तो ये किसान जाएंगे कहाँ? किसानों के सर्वाइवल का इश्यू बन गया है कि अब बचेंगे कि नहीं बचेंगे। इसीलिए ये किसान इतने कड़कती ठंड के अंदर यहाँ पे आके बैठे हैं अपनी मांग मनवाने के लिए, बिकॉज उनके लिए सर्वाइवल का इश्यू बना हुआ है। और सारी पार्टियों ने धोखा दिया। मेरे पीछे पड़े हुए ये सब लोग, क्योंकि मैं इनका साथ दे रहा हूं, लेकिन किसी को तो साथ आना था ना इनके। बट आप देखते कैसे हैं इन 3 कृषि कानूनों के बारे में? आपकी क्या निजी राय है अरविंद जी? किसान बोल रहा है कि ये काले कानून हैं, अगर ये आएंगे तो हमारी खेती, हमारी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि इसका फायदा बड़ा होगा किसान को और किसान की आमदन दुगनी हो जाएगी। आपने स्टडी किया होगा, बतौर सीएम आपको क्या लगता है, क्या ये फायदेमंद है किसान के लिए? मैंने तो इनके सारे जितने भारतीय जनता पार्टी ने भी और केंद्र सरकार ने भी अपने सारे दिग्गज नेता मैदान में उतार दिए। इनके सारे कैबिनेट मिनिस्टर, इनके सारे मुख्यमंत्री, इनके सारे मंत्री मैदान में उतर के लोगों को समझाने के लिए आए हैं कि आपको क्या फायदा होगा। मैंने इनके सबके भाषण सुने, इनके सारे मंत्रियों के। एक भी मंत्री एक भी भाषण में एक भी फायदा नहीं गिना पा रहा। आपने भी सुने होंगे रमन जी। बिल्कुल। और किसान भी बोल रहे हैं हमने मीटिंग में जाकर देश के गृह मंत्री को भी हमने गलत साबित किया और वो माने कि हमने गलती किया, हमें राय करनी चाहिए थी। और आप देखोगे जब भी ये भाषण देते हैं ये क्या कहते हैं? आप चिंता मत करो, आपकी एमएसपी खत्म नहीं करेंगे। ये तो कोई नया फायदा नहीं हुआ, एमएसपी तो है। ये कहते हैं आपकी जमीन नहीं जाएगी, तो जमीन तो है, ये कोई फायदा थोड़ी हुआ। वो कहते हैं आपकी मंडी खत्म नहीं होगी, तो ये कोई फायदा थोड़ी हुआ। हम कहते हैं भाई फायदा बताओ कि इन कानूनों से फायदा क्या होगा। तो कहते हैं कि अब किसान मंडी के बाहर पूरे देश में कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है। रमन जी, मंडी के बाहर तो आधा दाम मिल रहा है फसल का। 1850 की अगर एमएसपी है तो 800 रुपए में बाहर दाम मिल रहा है। तो ये फायदा कैसे हुआ? कहां जाके बेचेगा हमारा किसान? तो फायदा एक भी फायदा नहीं है। इन तीनों कानूनों का केवल और केवल एक मकसद है, किसान से खेती छीन के 4-5 बड़े बड़े घरानों को खेती सौंपना।
बस, और कोई फायदा नहीं है इसका। और मैं सरकार चैलेंज की करता हूं, मैंने 2-3 बार पहले भी बोला है, मैं जी। चैलेंज करता हूं ये जो आरोप लगा रहे हैं कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है। वो बोल रहे हैं कि मैंने कुछ सभी राजनेता, किसान, वो बोल रहे हैं कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ पॉलिटिशियंस जो वो फायदा लेना चाहते हैं, माइलेज लेनी चाहते हैं, किसानों को गुमराह किया जा रहा है। हाँ, मैं आपके चैनल के जरिए चैलेंज करना चाहता हूं कि मैंने किसान नेताओं के भाषण सुने हैं, उनके बयान सुने हैं, मैंने उनकी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनता हूं हमारे किसान नेताओं की। उनकी इतनी ज्यादा समझ है कानून की, कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की इतनी समझ है। मैं चैलेंज करता हूं केंद्र सरकार एक तरफ अपने मंत्रियों को बिठा दे और एक तरफ हमारे देश के किसान नेता बैठ जाएं और ओपन डिबेट हो जाए। सारे देश की जनता देख लेगी कि किसान सही है कि हमारे मंत्री सही, ये मंत्री सही है इनके। और 5 मिनट किसानों के आर्गुमेंट्स का जवाब नहीं दे पाएंगे हमारे मंत्री। जी अरविंद जी, हम भी लगातार वहां से कवरेज कर रहे हैं। मैं खुद वहां दिल्ली पर सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर कवरेज करके आया हूं। आप खुद वहां पर गए हैं, लगातार लोगों के साथ, किसानों के साथ आप मिल रहे हैं। एक और नया नैरेटिव जो है वो शुरू किया जा रहा है मीडिया की तरफ से, और कुछ पॉलिटिशियन ये बात बोल रहे हैं कि माओवादियों से जोड़ा जा रहा है, आतंकवादियों से फंडिंग के मामले को लेकर सवाल हो रहे हैं। आपको लगता है कि ऐसा कुछ कनेक्शन है? ये कैसे हो सकता है रमन जी? अगर हमारे देश के लाखों हजारों किसान इस टाइम बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं, मतलब रोज इन किसानों को, हमारे देश के किसानों को गालियां देना, इनको आतंकवादी बोलना, इनको नक्सलवादी बोलना, इनको देशद्रोही बोलना। आप तो पंजाब से हैं जी। पंजाब में कितने परिवार ऐसे हैं जिसमें एक बाप के 2 बेटे हैं, एक बेटा किसान बनता है और दूसरा बेटा बॉर्डर पे जवान बनता है कि नहीं? कितने सारे ऐसे परिवार। अब बिल्कुल, अगर मैं गलत नहीं तो हर महीने में कोई ना कोई शहादत होती है पंजाब से। और अभी सिंघू बॉर्डर पे कितने ऐसे मामले देखे गए कि बेटा सिंघू बॉर्डर पे बैठा है और भाई जो है वो बॉर्डर से उसको बेस्ट विशेस के संदेश भेज रहा है। जी। आप खुद सोचो कि जो बॉर्डर पे हमारा सिपाही बैठा है, जब वो देखता है कि मेरा बाप जो सिंघू बॉर्डर पे बैठा है उसको आतंकवादी बोला जा रहा है, उसके दिल पे क्या गुजरती है? क्या ये सही है? जी। गंदी राजनीति के लिए, इतनी तुच्छ राजनीति के लिए देश के किसानों को आतंकवादी बोलना, मुझे लगता है कि बहुत ही गंदी चीज है। अरविंद जी, इस टाइम सभी के मन में, जो डायस्पोरा में भी लोग बैठे हैं, उनके मन में एक ही सवाल है कि इसका हल क्या होगा, बीच का रास्ता क्या है? किसान बोल रहे हैं कि तीनों कानून रद्द करवाने हैं, सरकार बोल रही है आप अमेंडमेंट करवा लो। आपको सरकार का रवैया कैसे नजर आता है? सरकार के बिहेवियर से, बॉडी लैंग्वेज से, क्या आपको लगता है कि 3 कृषि कानून रद्द कर दिए जाएंगे? रमन जी, ये मैं कई दिनों से सुन रहा हूं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि बीच का रास्ता निकालो। जी। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 कदम तुम बढ़ो, 2 कदम हम बढ़ेंगे। बिल्कुल। ये कोई बार्गेनिंग थोड़ी है। हमें ये देखना है कि बीच का रास्ता नहीं, सही रास्ता कौन सा है। आपको सही रास्ता कौन सा लगता है सर? अगर ये तीनों का सरकार ये बताने में ना कामयाब रही है अभी तक कि इन तीनों कानूनों का किसानों को क्या फायदा है, तो सरकार को ये तीनों कानून वापस ले लेने चाहिए। एक तरफ है हमारे देश के करोड़ों किसान, हमें यह तय करना है कि हमें देश के करोड़ों किसानों की खुशहाली देखनी है कि 4 पूंजीपतियों की खुशहाली देखनी है। अगर 4 पूंजीपतियों की खुशहाली देखनी है तो यह कानून ले आओ, और अगर करोड़ों किसानों की खुशहाली देखनी है तो यह कानून खत्म करके, जो इन्होंने एमएसपी की गारंटी की मांग की है कि एमएसपी की गारंटी दो और सरकार सारी फसलें एमएसपी पे चुकने के लिए तैयार हो। यह मैं सोचता हूं कि आजाद भारत का 70 साल में सबसे बड़ा क्रांतिकारी कानून होगा अगर एमएसपी की गारंटी सरकार दे देती है। हमारे देश का किसान खुशहाल बनेगा, हमारे देश के किसान को आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी, हमारे देश के किसान को लोन कर्जे के नीचे नहीं डूबना पड़ेगा अगर एमएसपी की गारंटी सरकार सबको दे देती है। तो जैसा अरविंद जी आपने बोला कि सरकार 4 पूंजीपतियों के हाथ में देश को देना चाहती है, ऐसा किसान भी बोल रहे हैं, मगर इसके पीछे आपको सरकार की मजबूरी क्या लगती है? मोटे तौर पर बड़ी वजह क्या है कि सरकार ऐसा करने के लिए मजबूर क्यों है? सरकार को बताना पड़ेगा कि उन पूंजीपतियों के सामने सरकार क्यों झुकी हुई है, सरकार की क्या मजबूरी है।
अपने देश के करोड़ों किसानों को दांव पे लगा के 50 शहीद हो चुके हैं हमारे देश के किसान। और कितनी शहीदी चाहती है हमारे देश की सरकार? इतने लोग शहीद हो चुके हैं, इतनी जानें जा चुकी है। रोज हमारे किसान बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर के ऊपर मर रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर मर रहे हैं। आखिर सरकार की क्या मजबूरी है कि इतनी बेबस हो गई है सरकार उन 4 पूंजीपतियों के सामने? पिछले दिनों में जब आपने विधानसभा में ये जो बिल फाड़े हैं, उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह उससे पहले भी आप पर लगातार तंज कस रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ये डबल स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स है, इनको कुछ मालूम नहीं अरविंद केजरीवाल ने किसानों के लिए किया क्या है। कैप्टन अमरिंदर सिंह आप पर लगातार वार कर रहे हैं। हालांकि ट्रेडिशनल जो उनके एनिमीज हैं वो अकाली दल पंजाब में है, बीजेपी है, बट आप दिल्ली बैठे हैं, आप पर सबसे ज्यादा तंज कसे जा रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इन व्यंग्यों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने भी देखा, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। मेरे को उनकी बातें सुन के ऐसे लगता है जैसे ये तीनों कानून मैंने बनाए हैं। वो केंद्र सरकार को कुछ नहीं कहते। वो जिन लोगों ने कानून बनाए उनके खिलाफ बोलने की उनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि मिले हुए उनके साथ वो। और कैप्टन साहब अपनी गड़बड़ियों को, अपनी गलत करतूतों को छुपाने के लिए मेरे ऊपर हमले कर रहे हैं। सारा देश जानता है कि जिस सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमिटी बनाई थी जी, ये तीनों कानून ड्राफ्ट करने के लिए, उस कमिटी में कैप्टन साहब थे। कैप्टन साहब को या तो उस कमिटी में हंगामा करके ये कानून रोकने चाहिए थे उस टाइम। अगस्त 2019 में कमिटी बनी थी ये, एक मीटिंग सितंबर में हुई थी और उसके बाद मीटिंग हुई थी। कैप्टन साहब या तो उसी टाइम रोकते। इनके फाइनेंस मिनिस्टर ने अटेंड की थी मीटिंग, तो फाइनेंस मिनिस्टर जब कैप्टन साहब का अटेंड करने गया था मीटिंग जिसमें ये कानून बने थे, उसने अपने मुख्यमंत्री को बताया होगा कि कैप्टन साहब ये तीनों कानून बन रहे हैं। उसी टाइम इनको कमिटी से वॉकआउट करना चाहिए था, आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी कि देश के लिए इतने काले कानून बनाए जा रहे हैं। कैप्टन साहब अगर चाहते तो समय रहते इन तीनों कानूनों को रोक सकते थे, उन्होंने नहीं रोका। और उसके बाद अब जब उनका बेटा ईडी में फंस गया और वो अमित शाह जी से मिलने के लिए जाते हैं, तो देश तो पूछेगा, पंजाब के लोग पूछ रहे हैं कि भाई आपकी मीटिंग में क्या हुआ, जरा बताइए कैप्टन साहब, आपके और अमित शाह के बीच में क्या हुआ। तो जब जनता पूछ रही है तो वो अटैक मेरे ऊपर कर रहे हैं। मेरा कसूर क्या है? मेरा कसूर केवल और केवल इतना, आज कैप्टन साहब भी मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं, केंद्र सरकार भी मेरे ऊपर अटैक कर रही है। ये सारे लोग केवल हमारे पीछे पड़े हुए हैं। क्यों? केजरीवाल का क्या कसूर है? क्योंकि केजरीवाल किसानों के साथ खड़ा है। ये लोग चाहते थे, जब ये दिल्ली आए किसान, केंद्र सरकार चाहती थी, ये लोग चाहते थे कि मैं दिल्ली के स्टेडियम जेल बनाने के लिए दे दूं। 9 स्टेडियम चाहते थे, 9 स्टेडियम लेना चाहते थे रमन साहब। इन स्टेडियम को अन्ना आंदोलन के टाइम में भी जेल बनाया गया था। मैं खुद उस जेल में रहा हूं, मैं भुक्तभोगी हूं, मैं जानता हूं कि किस तरह से ये बदमाशी करते हैं। तो अब मुख्यमंत्री होते हुए मैंने इनको जेल नहीं बनने दी। उसके बाद मैंने अपने सारे विधायकों को, सारी पार्टी को, सारी सरकार को इनकी सेवा में लगा दिया, किसानों की सेवा में। अभी 2 दिन पहले हमने वहां पे इनके वाईफाई का इंतजाम किया इन लोगों के लिए। इसीलिए ये सब लोग मेरे से नाराज है कि केजरीवाल किसानों का साथ क्यों दे रहा है, केजरीवाल आंदोलन का साथ क्यों दे रहा है। जी, पर वो कैप्टन आपके बिल फाड़ने वाले मसले पे बोलते हैं कि इतनी देर बाद ऐसा स्टैंड क्यों लिया, पहले क्यों ये स्टैंड नहीं लिया गया आपकी सरकार की तरफ से? हम तो हमेशा से, शुरू से इनके साथ खड़े हैं, किसानों के साथ, जब से ये बिल पास किए गए हैं। पहले जेल बनाने के लिए उन्होंने परमिशन मांगी, हमने जेल नहीं बनने दी। फिर हमने सेवा के लिए अपने लोग भेजे, फिर हमने असेंबली सेशन बुला के बिल फाड़े। हमारा मानना था कि हम बिल फाड़ेंगे, पूरा देश देखेगा, केंद्र सरकार के ऊपर एक तरह से दबाव बनेगा कि किस तरह से पूरी असेंबली ने इन बिलों को सिरे से खारिज कर दिया है। तो एक तरह से किसानों का साथ देने के लिए और केंद्र सरकार पे दबाव बनाने के लिए हमने ये कदम उठाया था। जी, बेशक आपकी दिल्ली में सरकार है, किसान बॉर्डर पर बैठे हैं, हरियाणा में कुछ एरिया पड़ता है, बट अरविंद जी स्वाभाविक तौर पर आप वहां पर जाकर भी आए हैं। हालांकि सरकारी बहुत सारी मजबूरियां भी होती हैं कि सरकारी तौर पर आप उस तरीके से मदद नहीं कर पाते, पर फिर भी आपकी सरकार क्या कर रही है किसानों के लिए, खास तौर पर इस स्थिति में जब आप खुद बोल रहे हैं कि खुले आसमान के नीचे किसान सड़कों पर बैठा है इतनी ठंड में, तो आपकी सरकार उनके लिए क्या इंतजाम कर रही है? वहां पे बॉर्डर के ऊपर हमने उनके लिए, मैं ये नहीं कह रहा केवल हमने, बहुत सारे लोग हैं, दिल्ली सरकार भी उसमें एक तरह से अपना सहयोग कर रही है। तो उनके खाने के लिए हम लोगों ने इंतजाम किए हैं।
हमने कुछ एमएलएज की अपनी पूरी ड्यूटी लगा रखी है, वो 24 घंटे वहाँ पे रहते हैं और उनके खाने के लिए देखते हैं। वहाँ पे टॉयलेट्स के इंतजाम किए हैं, वो सरकारी तौर पे किए गए हैं। खाने का इंतजाम तो हम लोगों ने लोगों से चंदा इकट्ठा करके वहाँ पे खाने का इंतजाम किया है। टॉयलेट्स का इंतजाम किया है सरकार की तरफ से। दिल्ली जल बोर्ड के, हमारे दिल्ली सरकार के टैंकर, पानी के टैंकर वहाँ पे हैं, पानी का इंतजाम किया हुआ है। अभी 2 दिन पहले वाईफाई का इंतजाम किया था हम लोगों ने। और जिस भी चीज की जरूरत होती है, जैसे वाईफाई है, इसके 2-3 दिन पहले मेरे पास कई लोगों के फोन और एसएमएस आने लगे कि सर हमें अपने पिंड में अपने लोगों से बातचीत करने में दिक्कत हो रही है क्योंकि सिग्नल कमजोर है, तो हमने वाईफाई का इंतजाम किया। तो जो चीज वहां से डिमांड आती है कि इस चीज की जरूरत है, हम उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। मेरा अपना यह मानना है, मतलब दिल दहल जाता है ये सोच के कि इतनी ठंड में वो लोग कैसे जी रहे हैं। और वो हमारे देश के लोग हैं, हमारी भाई बहन हैं, हमारी माता बुजुर्ग हैं। और अब मेरी तो हाथ जोड़ के आपके चैनल के जरिए केंद्र सरकार से गुजारिश है कि किसी तरह से इनकी डिमांड मान ली जाए। इनकी डिमांड बिल्कुल जेन्युइन है। अगर तो ये गलत होते तो सारा देश इनका साथ नहीं देता। आज सारा देश इनके साथ खड़ा है, सारी मीडिया इनके साथ खड़ी है। और केंद्र सरकार ने सारी कोशिशें कर ली, इनको बदनाम करने की कोशिश की, इनकी फंडिंग चेक करा ली, इनको आतंकवादी बोल लिया। केंद्र सरकार की सारी गंदी राजनीति खत्म हो गई। अब सारा देश इनके साथ खड़ा है। मेरी केंद्र सरकार से गुजारिश है कि इनकी डिमांड मान ली जाए। अरविंद जी, ऑफ द रिकॉर्ड कुछ जथेबंदियां ये भी कहती हैं कि जितनी देर तक प्रधानमंत्री मोदी इस मसले में इंटरवेन नहीं करेंगे उतनी देर तक हल नहीं होगा। आपको प्राइम मिनिस्टर की चिंता इन बिलों के बारे में, इस मसले के बारे में, आंदोलन के बारे में, आप प्राइम मिनिस्टर की चिंता को कैसे देखते हैं? क्या आपको वो इस मसले के बारे में गंभीर नजर आते हैं? मुझे लगता है कि देश का किसान अगर दुखी है, इतना ज्यादा दुखी है, और इतने बड़ा, मुझे लगता है 70 साल के भारत के इतिहास में इतना बड़ा किसान आंदोलन आज तक कभी नहीं हुआ है। इट इज द बिगेस्ट मूवमेंट दैट हैज एवर हैपेंड। तो मैं समझता हूं, मैं प्रधानमंत्री जी से भी अपील करूंगा कि वो इसके अंदर अगर जरूरत है तो वो भी इंटरवीन करें, जिसकी भी जरूरत है। किसानों के सामने, देश की जनता के सामने कोई भी बड़ा नहीं है। हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, डेमोक्रेसी में जनता सुप्रीम होती है। डेमोक्रेसी में कोई भी मंत्री या प्रधानमंत्री सुप्रीम नहीं होता है। और अगर जनता दुखी है, जनता अगर सड़कों के ऊपर है, तो सबको इंटरवीन करना चाहिए और इंटरवीन करके इसका समाधान निकालना चाहिए। इस आंदोलन में अरविंद जी ये भी देखा गया है कि देश के राजनेताओं का मुकम्मल तौर पर बाईकाट हुआ। अगर मैं बोलूं कि पॉलिटिशियन मतलब नजदीक भी नहीं लग पाए इस आंदोलन की, अगर कोई जाता भी है तो किसान उसका विरोध करते हैं। किसानों का मानना है कि ये आंदोलन उतनी देर तक ही अच्छी तरीके से चलेगा जितनी देर तक पॉलिटिशियन इससे दूर रहेंगे। लोगों के मन में पॉलिटिशियन के खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा है। अगर मैं कहूं तो आने वाले, हालांकि हम पॉलिटिकल कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि मसला किसानी का है, बट जो मैंने महसूस किया है कि वोटर बहुत ज्यादा जागरूक हुआ है। लीडरों का मुकम्मल बाईकाट होना, इस पहलकदमी को आप कैसे देखते हैं बतौर किसानों के एंगल से? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहली चीज तो जैसे मैंने कहा, 70 साल में किसानों ने इन सारे नेताओं से केवल धोखा खाया है। इन सारी पार्टियों ने केवल धोखा दिया है 70 साल में किसानों को। किसानों का भरोसा उठ खड़ा हुआ है जी। आपको याद होगा, अन्ना मूवमेंट भी इसी तरह से शुरू हुआ था। बिल्कुल। 4 अप्रैल 2011 को जब हम लोग जंतर मंतर पे बैठे थे, और उसके बाद 16 अगस्त 2011 को जब रामलीला मैदान में बैठे थे, किसी भी पॉलिटिशियन को और किसी भी नेता को और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हमने स्टेज पे नहीं आने दिया था जी। पूरे देश के अंदर इन पार्टियों के लिए और इन नेताओं के लिए बहुत ज्यादा गुस्सा है लोगों के अंदर, और वही गुस्सा अब दिख रहा है लोगों को। वही गुस्सा आज किसानों का भी है, वही गुस्सा अन्ना आंदोलन के टाइम में था। आज ऐसा क्यों है? किसी पार्टी को नहीं आने दे रहे, लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग जब वहां पे सेवा करने जा रहे हैं, कोई मना नहीं कर रहा। आम आदमी पार्टी के लोग जब उनके बीच में पूरा दिन, हम वहां पे जब जाते हैं, मैंने अपने कार्यकर्ताओं को बोला है, कोई राजनीति नहीं करनी, आम आदमी पार्टी का नाम नहीं लेना, झंडा नहीं उठाना, टोपी नहीं पहननी। वहां पे आम भारतीय बन के जाओ, आम नागरिक बन के जाओ, आम आदमी बन के जाओ, इंसान बन के जाओ, अपने देश के लोग हैं उनकी सेवा करके आओ। हम वहां पे कोई राजनीति करने नहीं जा रहे, और हम वहां पे खुलेआम घूम रहे हैं। लोग हमारा स्वागत करते हैं क्योंकि हम नेता नहीं है, हम पार्टी नहीं है। डेमोक्रेसी में अरविंद जी लोग बड़े होते हैं, और ये बात लोगों ने साबित भी कर दी है कि इलेक्टेड बॉडी घर पर बैठी है, जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो घर पर बैठे हैं, और सरकार के साथ फेडरल गवर्नमेंट का सीधा डायलॉग हो रहा है। आपको लगता है कि ये जो अवेयरनेस आई है, ये स्वाभाविक तौर पर देश की राजनीति में बदलाव लेकर आएगी?
मैं उम्मीद करता हूं कि इससे बदलाव आना चाहिए, लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव इस टाइम मैं देख रहा हूं वो मैं खेती का देख रहा हूं जी। अगर ये डिमांड किसानों की मान ली गई, और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि ये डिमांड मान ली जाए। मैं आपको बता रहा हूं रमन जी, ये 70 साल के अंदर जो किसानों के साथ धोखा हुआ है जी। उसको ठीक कर देगा। खासकर एमएसपी वाला जो कानून, जो डिमांड है इनकी, स्वामीनाथन साहब ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि 1.5 गुना एमएसपी होनी चाहिए, और सारी फसलें 23 की 23 फसलें, सारी फसलों को एमएसपी पे उठाने की गारंटी होनी चाहिए। ये अगर हो गया, हमारा देश खुशहाल हो जाएगा, हमारे किसान खुशहाल हो जाएंगे। जी, 2 सवाल अरविंद जी मेरे और हैं, मैं सिर्फ 5 मिनट का समय और लेना चाहूँगा। पिछले दिनों में जब अटल जी की जयंती थी तो उस वक्त आपके 2 सांसद संजय सिंह जी और भगवंत मान ने हाथ में पोस्टर लेकर किसानों के हक में जो प्राइम मिनिस्टर का विरोध किया और उनसे मांग की कि आप उनकी मांग पर गौर करें। भगवंत मान की इस कदम को, संजय सिंह के इस कदम को कैसे देखते हैं? क्या आपकी सहमति से, आपके मशवरे से ये हुआ? मैं समझता हूं कि आज जब सारी पार्टियां किसानों को धोखा दे रही हैं, 70 साल में सभी पार्टियों ने धोखा दिया, अंदर खाने ये सारे एक साथ हैं, तो किसी पार्टी को तो इन किसानों के साथ खड़ा होना था, किसी पार्टी को तो आवाज उठानी थी, और उस आवाज को, किसानों की आवाज को संसद के अंदर बुलंद करने के लिए उन दोनों ने ये कदम उठाया। मैं उन दोनों को सलाम करता हूं, किसानों की आवाज को संसद में बुलंद करने के लिए। रमन जी, आपको यह भी याद होगा जब ये तीनों कानून राज्यसभा में आए थे पास होने के लिए, संजय सिंह ने राज्यसभा के अंदर टेबल पे खड़े होकर इन किसानों का विरोध किया था। सारी संसद को संजय सिंह ने लामबंद कर लिया था इन कानूनों के खिलाफ। दुख की बात है कि राज्यसभा के अंदर वोटिंग नहीं होने दी गई। अगर उस दिन वोटिंग हो जाती राज्यसभा के अंदर, ये तीनों कानून पास ही नहीं होने थे। बिना वोटिंग के उस दिन राज्यसभा के अंदर इन तीनों कानूनों को पास 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 कह के पास करवा दिया गया। तो शुरू से हम इन तीनों कानूनों के खिलाफ खड़े हुए, बुलंद आवाज कर रहे हैं। अरविंद जी, अकाली दल के स्टैंड को कैसे देखते हैं? वो बोलते हैं कि हमने अलायंस भी तोड़ दिया और हरसिमरत बादल ने मिनिस्ट्री से इस्तीफा भी दे दिया। पर वो कैबिनेट मीटिंग में तो खुद ही बैठे थे जिसमें ये तीनों कानून पास हुए। उन्होंने तो खुद ही ये तीनों कानून पास किए हैं। जब उन्होंने देखा कि जनता इन कानूनों के खिलाफ बहुत बड़े स्केल पे खड़ी हो रही है, तो उन्होंने ये नौटंकी करी। इसी किस्म की नौटंकी से जो कैप्टन साहब कर रहे हैं, अकाली दल कर रहा है, इसी वजह से लोगों का भरोसा खत्म होता जा रहा है पार्टियों के ऊपर, नेताओं के ऊपर। उनको लगता है यार ये अंदर जाके कुछ और करते हैं, बाहर आके कुछ और करते हैं। आखिरी सवाल, पिछले दिनों में जब किसानों ने भूख हड़ताल की कॉल दी तो आपको नज़रबंद करने की खबरें आई। घर में ही मनीष सिसोदिया जी के घर पर हमला होने की खबरें आई, राघव चड्ढा के ऑफिस पे हमला होने की खबरें आई। ये हमले क्यों हो रहे हैं? इसके पीछे आप किस चीज़ को मोटे तौर पर वजह मानते हैं? रमन जी, आप खुद ही बताओ, पिछले 1 महीने में जिस दिन उन्होंने भूख हड़ताल करी थी, मेरा मन था कि मैं किसानों के साथ बॉर्डर पे जाके सड़क पे ही 1 घंटा बैठूंगा। मुझे स्टेज पे नहीं जाना था। एक आम आदमी की तरह मैंने सोचा था, मुख्यमंत्री की तरह नहीं, एक आम आदमी की तरह वहां पे 1 घंटा जाके स्टेज पे बैठूंगा और अपना समर्थन दे के आऊंगा। इन्होंने मेरे को मेरे घर में नजरबंद कर दिया, मेरे को घर से नहीं निकलने दिया। अगले दिन मनीष सिसोदिया जी के घर के अंदर 50 गुंडे मनीष जी के घर के ड्राइंग रूम के अंदर घुस जाते हैं। कभी सुना आपने सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर के घर के अंदर? क्यों? क्योंकि दिल्ली पुलिस इनके पास है। दिल्ली पुलिस को आगे करके, दिल्ली पुलिस की सहमति से ये लोग बदमाशी कर रहे हैं। उसके बाद राघव चड्ढा जी को जैसे हमने पंजाब का प्रभारी नियुक्त करा, इन्होंने राघव चड्ढा के दफ्तर के अंदर भेज के अपने आदमी तोड़फोड़ करा दी जी। और अभी पिछले कुछ दिनों से हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, केवल और केवल इसलिए क्योंकि हम आज किसानों के साथ खड़े हैं जी। लेकिन मैं इनको कहना चाहता हूं, तुम जो मर्जी कर लो, केजरीवाल किसानों के साथ अपनी अंतिम सांस तक खड़ा है। मेरे शरीर का खून का एक एक कतरा किसानों के साथ है और इसके लिए कुछ भी कुर्बानी करनी पड़ेगी, हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी, हिंद समाचार और पंजाब केसरी ग्रुप के साथ बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।